जय हिंद साथियों, मैं संतोष कुमार पांडे, आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने एक सीरीज शुरू की थी जिसमें एमयू एंट्रेंस में लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे उनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए उसका फोर्थ पार्ट है। आइए आज हम फिर से कुछ अलग से क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। अच्छा, मैं एक बात आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं कि आउट ऑफ सिलेबस का मतलब ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आने चाहिए। ये ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल आने चाहिए। बस क्या है कि ये आपकी एनसीईआरटी बुक्स से रिलेटेड नहीं है और उसके आसपास जो आपने बुक्स स्टडी की होंगी उनमें ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, लेकिन इन क्वेश्चंस का लेवल आप ही के लेवल का है और डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस आने चाहिए। मैं तो इसके फेवर में हूं। आइए डिस्कस करते हैं। तो आपके सामने आज ये पहला क्वेश्चन है, द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन वेयर x इज अ रियल नंबर। तो इस क्वेश्चन में आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे x एक रियल नंबर है और इसको एज्यूम करते हुए इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर पैटर्न है, उसी पैटर्न से इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी एक्सप्रेशन गिवन है उसको किसी एक वेरिएबल के इक्वल सपोज कर लेते हैं। तो मैंने सपोज किया लेट y is equal to this expression. It means y is equal to x square plus 14x plus 9 divided by x square plus 2x plus 3 और इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज करके सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज yx square plus 2xy plus 3y is equal to x square plus 14x plus 9। आरएचएस में जो भी एक्सप्रेशन है उसको पहले लेफ्ट में ट्रांसपोज करते हैं। तो लेफ्ट में ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा? इट बिकम्स, देखिए, वाई एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। सो इट बिकम्स वाई माइनस 1 एक्स स्क्वायर। ऐसे ही 2xy एंड 14x, इसमें से x कॉमन ले सकते हैं। x कॉमन लेने पे आपके पास क्या रहेगा? दिस इज 2y माइनस 1 मल्टीप्लाइड माइनस 14 इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं। हाँ, 2xy माइनस 14x, इसमें से अगर आप x कॉमन लेते हैं तो ये क्या रहेगा? 2y माइनस 14 एंड दिस इज x एंड प्लस ये कांस्टेंट टर्म्स हैं आपकी, ये 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो आपने क्या देखा कि हमने y के इक्वल टू सपोज किया, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज किए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज करके सभी टर्म्स को लेफ्ट में कलेक्ट किए, देन गिवन एक्सप्रेशन हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x। देखिए, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a x स्क्वायर प्लस b x एंड प्लस c। तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में एक्सप्रेस हो चुका है। तो आपको पता है किसी क्वाड्रेटिक, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसमें है? x में है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रियल वैल्यू होने के लिए आपको कंडीशन पता है, आपने पढ़ा होगा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर रियल वैल्यूज b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है ना? तो यहां पे कंडीशन क्वेश्चन में दिया है कि x इज अ रियल नंबर। तो अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू मिलेगी? x की वैल्यू मिलेगी। तो x रियल होने के लिए क्या जरूरी है कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। तो उसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि फॉर रियल x, मतलब x के रियल होने के लिए क्या जरूरी है कि b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बाकी यहां से दिस इज द वैल्यू ऑफ a, दिस इज द वैल्यू ऑफ b एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ c। कंपेयर करें अगर आप इसको, तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो दिस इज 2y माइनस 14 होल स्क्वायर माइनस 4 एंड a इज y माइनस 1 एंड c इज 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। बस इसको सॉल्व करेंगे और यहां से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए, सॉल्व करता हूं मैं पहले, आप बैक करके देख लेंगे। फिलहाल इसको इरेज कर देता हूं, ऊपर का पार्ट जो है। ओके, तो सॉल्व करते हैं इसको। इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेने पे क्या होगा? 2 स्क्वायर विल बी टेकन एज कॉमन, सो दिस इज 4
y माइनस 7 होल स्क्वायर एंड माइनस 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, दिस इज 3y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 3y एंड प्लस 9, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और 4 पूरे इक्वेशन से कॉमन लेकर के आप 0 कर सकते हैं। सो फाइनली दिस बिकम्स y माइनस 7 होल स्क्वायर एंड दिस 4 को कैंसिल कर देता हूं मैं कॉमन लेकर के, तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर, दिस इज y स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14y एंड दिस इज माइनस 3y square minus 9y minus 3y is minus 12y, and finally when multiplied with minus it becomes plus, so this is plus 12y and minus plus is minus 9 greater than equal to 0. So y square minus 3y square is minus 4y square, minus 14y plus 12y is minus 2y, and 49 minus 9 is plus 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। एक बात आप ध्यान रखिए कि हमने इस पूरे इक्वेशन को किसके इक्वल सपोज किया था, लेट इट इज इक्वल टू y, तो इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू वही होगी जो y की होगी, बिकॉज दिस इज इक्वल टू y। तो हम यहाँ y को सॉल्व कर लेंगे, y की वैल्यू मिल जाएगी जो मैक्सिमम मिनिमम वही इस पूरे एक्सप्रेशन की होगी। इज इट क्लियर? तो नीचे देखिए, तो यहां से हम सॉल्व करते हैं। पहले तो आपको ऐसा दिख रहा होगा पूरे इक्वेशन में से -2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो अगर -2 कॉमन लेंगे तो इट बिकम्स 2y स्क्वायर प्लस y एंड माइनस 20 एंड दिस इज, सॉरी ये साइन चेंज हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि इनइक्वालिटी को जब सॉल्व करते हैं हमने माइनस कॉमन लिया है या माइनस मल्टीप्लाई किया है, अगर माइनस से मल्टीप्लाई या कॉमन करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो दिस इज 20 लेस देन इक्वल टू 0, माइनस कॉमन लेने पे ग्रेटर देन इक्वल टू साइन कन्वर्टेड इनटू लेस देन इक्वल टू, ओके। और इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दिस इज, तो ये 2y स्क्वायर, मुझे लग रहा है थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर हुई है बच्चों, एक बार चेक कर लेते हैं, एक मिनट। ये y स्क्वायर माइनस 3y, ये थोड़ा सा गलत हो गया, -4 नहीं, ये होगा -2, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। ये जल्दबाजी में थोड़ा सा ये छूट गया है, देखिए ये करेक्शन करना है बस, है ना। तो ये ओके, एक बार चेक कर लीजिए, y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज माइनस 2y स्क्वायर, माइनस 14y प्लस 12y इज माइनस 2y, 49 माइनस 9 इज प्लस 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके। पूरे इक्वेशन से -2 कॉमन ले लेते हैं, तो एक तो इनइक्वालिटी ग्रेटर देन से लेस देन में चेंज हो जाएगी, एंड दिस इज y स्क्वायर प्लस y माइनस 20 लेस देन इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर देते हैं मिडिल स्प्लिटिंग मेथड से, तो दिस इज y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 4y माइनस 20 लेस देन इक्वल टू 0, इसको कॉमन ले लें, सो दिस इज y प्लस 5 एंड माइनस 4 इज कॉमन, सो वी गेट y प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0। ये ध्यान रखिएगा, माइनस साइन -2 कॉमन लिया था, मतलब माइनस कॉमन लिया तो ग्रेटर देन कन्वर्टेड इनटू लेस देन। फाइनली y प्लस 5 इज कॉमन, सो व्हेन वी टेक y प्लस 5 एज कॉमन वी आर लेफ्ट विद y माइनस 4, y माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। बस यहां से आपको देखना है, यहां से y इक्वल टू क्या मिलेगा, -5, और यहां से y इक्वल टू 4, तो y की दो वैल्यूज मिली हैं, -5 एंड -5 एंड 4, तो डेफिनेटली वी हैव टू वैल्यूज ऑफ y, एक -5 और एक 4। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि इसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। इसको हम लोगों ने सपोज कर लिया था कि लेट इट इज इक्वल टू y, यानी कि जो y की मिनिमम मैक्सिमम होगी वही इसकी होगी, बिकॉज दिस इज इक्वल टू y। तो y की दो वैल्यूज -5 एंड 4, तो डेफिनेटली -5 इज द मिनिमम वैल्यू एंड 4 इज द मैक्सिमम वैल्यू। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज -5 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 4। तो -5 एंड 4 कौन सा ऑप्शन है आप चेक कर लें, सो सी इज द राइट आंसर, ओके। एक बार फिर से इसमें जो भी स्ट्रेटेजी यूज की है मैं डिस्कस कर देता हूं। सबसे पहले एक्सप्रेशन को y के इक्वल सपोज किए, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करके हमने x स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बना लिया, और x में क्वाड्रेटिक बनाने के बाद, नॉट इन एक्स स्क्वायर, x में क्वाड्रेटिक बनाने के बाद इस कॉन्सेप्ट के यूज किए कि x इज अ रियल नंबर, एंड यू नो दैट इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू बी रियल डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और उस कंडीशन को यूज करके हम लोगों ने सॉल्व किया। y की दो वैल्यूज मिली, -5 एंड 4, तो डेफिनेटली -5 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ y एंड 4 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, एंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ y आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, ओके।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज A is the set of all integral multiples। देखें, मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया था कि सेट का मतलब सिंपली एक कलेक्शन बॉक्स होता है जिसमें पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कलेक्ट किया जाता है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को कलेक्ट किया जाता है। अब ये वेल डिफाइंड वगैरह क्या होता है डिटेल में 11th में पढ़ेंगे, बस सिंपली समझिए कि सेट एक कलेक्शन बॉक्स होता है जिसमें डिफाइंड ऑब्जेक्ट को कलेक्ट किया जाता है। यहां पे डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्या है? ए इज अ सेट, मतलब ए एक बॉक्स है जिसमें ऑल इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 3 कलेक्ट की गए हैं। यानी ए में देखो, अब पहले ही बताया है सेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस सेट में यानी इस बॉक्स में क्या रखा गया है? इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 3। इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 3 यानी कि 3 के मल्टीपल्स बताए आप, तो प्लस माइनस 3 इंटीग्रल यानी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 9, इस तरीके से इसमें इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 3 है। दूसरा एक और बॉक्स है बी। बी इज द सेट ऑफ ऑल इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 5, यानी बी जो बॉक्स है उसमें कैसे नंबर्स रखे गए हैं? इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 5। तो 5 के इंटीग्रल मल्टीपल्स प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 15, इस तरीके से इनमें 0 भी आएगा, 0 यहां भी आएगा। 0 इज द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। ओके, तो आपको बताना है देन ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ ऑल इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ विच नंबर। ओके, यानी आपको एक बताना है कि एक और अगर बॉक्स बनाया जाए ए इंटरसेक्शन बी। अब ये समझ लें कि इंटरसेक्शन का मतलब आप 11th क्लास से पढ़ेंगे, बहुत सारे नए सिंबल्स आप इंट्रोड्यूस होंगे, उसमें इस सिंबल को डेफिनेटली आप फेमिलियर है इससे। दिस इज कैपिटल यू एंड दिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ यू, रेसिप्रोकल ऑफ यू। ये यू है और ये रेसिप्रोकल ऑफ यू है। इसको हम पढ़ते हैं यूनियन और इसको पढ़ते हैं हम लोग इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन, जो दोनों में है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो बॉक्स बनेगा उसमें कैसे नंबर्स आएंगे? ऐसे नंबर्स आएंगे जो ए एंड बी दोनों में अवेलेबल हो। तो डेफिनेटली अगर आप चेक करेंगे तो दोनों में क्या अवेलेबल होंगे? 3, इसमें 3 के मल्टीपल्स हैं, इसमें 5 के मल्टीपल्स हैं, तो 3 एंड 5 के मल्टीपल्स में दोनों में कॉमन क्या होंगे? जो दोनों की टेबल में आते हो, यानी जो दोनों के एलसीएम हो। तो 3 एंड 5 का एलसीएम क्या होता है? 15। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में कौन से नंबर्स आएंगे? जो 3 एंड 5 दोनों के कॉमन मल्टीपल हो, एंड कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 5 आर द मल्टीपल्स ऑफ 15। यानी इसमें क्या आएंगे? 0, 15 मतलब प्लस माइनस 15 प्लस माइनस 30, इस टाइप के नंबर्स आएंगे। तो डेफिनेटली ये देन ए इंटरसेक्शन बी द सेट ऑफ ऑल इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ। तो ए इंटरसेक्शन बी में जो नंबर्स आए वो किसके मल्टीपल्स हैं? इंटीग्रल, ये सब किसके मल्टीपल्स हैं? दे ऑल आर द मल्टीपल्स ऑफ 15। सो डी इज द राइट आंसर। इसको समझ लीजिएगा, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? जो ए एंड बी दोनों में कॉमन हो, तो जो ए में भी हो बी में हो, तो ए एंड बी दोनों में कौन से नंबर्स होंगे? देखिए इसमें आगे बढ़ेंगे तो आगे प्लस माइनस 12 होगा, प्लस माइनस 15, तो 15 कॉमन हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर कॉमन होगा प्लस माइनस 30, ठीक है ना, प्लस माइनस 0। ओके, so D is the right answer. Next question is, a mixture contains milk and water in the ratio of 5:1। एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क भी है वाटर भी है। देखिए मिल्क है वाटर भी है, और इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या है? 5:1। यानी अगर इसमें मिल्क 5x है तो वाटर कितना है? x। समझ पा रहे हैं आप लोग? ऑन एडिंग 5 लीटर्स ऑफ वाटर, इसमें वाटर ऐड कर दिया गया कितना? 5 लीटर। यानी फाइनली वाटर की क्वांटिटी क्या हो गई मिक्सचर में? x प्लस 5, ठीक है ना। अच्छा एक और बात, ये टोटल मिक्सचर 5x मिल्क था, x मतलब किलोग्राम समझ लीजिए, जो भी लीटर समझ लीजिए, 5x किलो लीटर मिल्क था, x लीटर वाटर था, तो टोटल मिक्सचर का वेट कितना, वजन कितना था? 6x लीटर। अब इस मिक्सचर में आपने 5 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो मिक्सचर का टोटल वेट कितना हो गया? मिक्सचर पहले कितना था? 6x, अब कितना हो जाएगा? 6x प्लस 5 लीटर। तो अब क्वेश्चन देखें, इफ on adding 5 liter of water the ratio of milk and water becomes 5:2। अगर इसमें 5 लीटर आपने वाटर ऐड कर दिया तो वाटर तो हो गया x प्लस 5 और मिल्क रह गया 5x, तो अब इनका रेशियो क्या हो गया? मिल्क रेशियो वाटर कितना हो गया? जो नया रेशियो कितना हो गया आपका? 5:2। दोनों की वैल्यूज को पुट कर दें और सॉल्व कर दें, तो मिल्क कितना है आपका? 5x और वाटर कितना है? x प्लस 5। ये वाटर 5 लीटर ऐड करने के बाद इक्वल टू 5/2। सॉल्व कर दीजिए इसको, सो दिस इज
10x equal to 5x plus 25. So 10x minus 5x is 5x is equal to 25. So x is equal to 5. आपसे क्या पूछा गया है? The quantity of milk in the original mixture. तो ओरिजिनली मिल्क कितना था 5x और x की वैल्यू कितनी है 5, यानी टोटल कितना हो गया ये 25 लीटर. So finally the quantity of milk in the original mixture is 25 लीटर. Is it clear? थोड़ा सा मैं स्पीड में ले रहा हूं क्योंकि स्पीड में नहीं कराएंगे तो वीडियो बहुत लंबा होगा जो आपके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है देखने में, इसलिए आप कॉन्सेंट्रेट करके सुने. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन 40% ऑफ अ नंबर इफ एडेड टू 42 द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ. पहले तो सपोज कर लीजिए लेट नंबर इज x. अब क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आगे मूव करते हैं. 40% ऑफ द नंबर, नंबर क्या है आपका x, तो 40% ऑफ नंबर यानी कि 40% ऑफ x कितना हो जाएगा 40/100x इज एडेड टू 42. इसको ऐड करने, किस में ऐड कर रहे हैं 42 में. द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ, यानी नंबर क्या है आपका x, तो रिजल्ट इज x. सॉल्व कर देते हैं इसको इजीली. सो दिस इज x minus 40x/100 is equal to 42. इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. दिस इज 100x minus 40x is 60x. 60x/100 is equal to 42. इसको सॉल्व कर दे. 6 10 जा 6 7 जा 0 कैंसिल. सो x is equal to this is 10, 0 कैंसिल हुआ है 10 बचा हुआ है तो 10 7 जा 70. सो दैट नंबर इज 70. C is the right answer. ये सिंपल सा क्वेश्चन था. Next question is the ratio of the measure of an interior angle of a regular octagon to the measure of an exterior angle is. सबसे पहले बात ये समझे कि ये कौन सा पॉलीगन है, रेगुलर ऑक्टागन है. पहली बात ये ऑक्टागन है. ऑक्टागन यानी कि ऑक्टागन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी 8. और दूसरी बात क्या है, रेगुलर है यानी सभी इंटीरियर सभी एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल है. तो सबसे पहले हम इसका एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर देते हैं. एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर ऑक्टागन. आपको पता है कि ऑक्टागन के सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री. ऑक्टागन क्या, किसी भी पॉलीगन की बात करेंगे तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री. तो डेफिनेटली ऑक्टागन के भी एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा 360 डिग्री. तो सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना हो गया 360 डिग्री. और उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है ऑक्टागन में 8. तो जब सभी एक्सटीरियर एंगल्स के सम को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा ईच एक्सटीरियर एंगल. तो डेफिनेटली ईच एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स. और ये कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री. तो ईच एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री. आपको पता है कि ईच इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा. आपने फॉर्मूला मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी है कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री. लीनियर पेयर हो जाता है. जैसे मान लो ट्रायंगल में ले लो, ये इंटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल, तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज 180 डिग्री. अब इस क्वेश्चन में अब ये ऑक्टागन है तो एक्सटीरियर एंगल कितना है 45. तो डेफिनेटली इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 45. सो 180 माइनस 45 इज 135 डिग्री. क्या पूछा गया आपसे, द रेशियो ऑफ मेजर ऑफ एन इंटीरियर टू द एक्सटीरियर. इंटीरियर कितना है आपका 135, एक्सटीरियर कितना है 45. रेशियो कितना हो गया 3/1 यानी कि 3:1. सो डी इज द राइट आंसर. ये पॉलीगन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट वीडियोस में शेयर भी किया है, डिस्कस किया है, एक बार देख लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन इज इंक्रीज फ्रॉम 3 to n. कोई पॉलीगन था जिसमें पहले नंबर ऑफ साइड्स क्या थी 3 थी, यानी ट्रायंगल था. बाद में उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी कर गई n कर दी गई. अब यानी नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज कर दी गई. तो आपको पता होना चाहिए जैसे ये ट्रायंगल है इसमें n की वैल्यू क्या है 3, तो इसके सभी इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री. अगर इसकी साइड को मैं इंक्रीज करूं, जैसे 3 से 4 कर दूं यानी क्वाड्रिलेटरल बना दूं, n इक्वल टू अगर मैं 4 कर दूं तो यहां सभी इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा. आपको पता है क्वाड्रिलेटरल के सभी इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री. कंक्लूजन ये है नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज करने पे पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम इंक्रीज होता जाता है. तो डेफिनेटली पहले 3 था, बाद में n हो गया, तो नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज हो गई तो सभी इंटीरियर एंगल्स का सम इंक्रीज हो गया होगा. कितना हो गया होगा ये तो नंबर n पे डिपेंड करेगा. लेकिन आपको एक इंपॉर्टेंट बात पता है कि किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 होता है, ये कभी चेंज नहीं होता है. मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, जैसे पहले भी डिस्कस किया है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ये क्या होता है n-2 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री.
यानी कि इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो नंबर ऑफ साइड्स पे डिपेंड करता है, लेकिन एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज 360, यानी कि एक्सटीरियर एंगल्स का सम नंबर ऑफ साइड्स पे डिपेंड करता ही नहीं है। तो साइड को आप 3 से n करो या 300 n कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या है? सम ऑफ the exterior angles formed by the extending each side succession is increased by, exterior angles का सम कभी भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता है, पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा फिक्स होता है। कितना होता है? 360। सो क्या होगा यहाँ पे? नो चेंज। नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज करने पे इंटीरियर एंगल्स का सम चेंज होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, लेकिन एक्सटीरियर एंगल्स का सम कभी भी चेंज नहीं होता है, इट रिमेंस ऑलवेज 360 डिग्री। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ 72 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 72 के 3 टुकड़े कर दिए आपने, उन टुकड़ों का रेशियो क्या था? 1:2:3, 1:2:3। तो आपको बताना है स्मॉलेस्ट पार्ट कितना होगा, तो इजिली कर सकते हैं। सपोज कर लेते हैं जो कांस्टेंट ऑफ रेशियो है वो क्या है? x। तो ये स्मॉलर पार्ट क्या हो गया? 1x, यानी x, दिस इज 2x एंड दिस इज 3x। अगर तीनों पार्ट्स को अगर आप कंबाइन कर देंगे तो इट बिकम 72। सो 2x 3x 3x is 6x, 6x equal to 72, सो x is equal to 12, है ना? आपसे पूछा गया स्मॉलेस्ट पार्ट यानी कि x, x की वैल्यू कितनी आ गई? 12, सो 12 इज द राइट आंसर, C इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20% आर इक्विवेलेंट टू। पहले बात ये समझ ले कि सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है। सपोज करिए कि मैं सामान खरीदने गया किसी दुकान पे, 100 रुपीज का सामान था और मुझे 10% डिस्काउंट करके कितने का मिलेगा? 90 का। पता चला कि जो दुकान के जो अकाउंटेंट थे उन्होंने मुझे 90 रुपीज में सामान दिया, तभी दुकान के जो ऑनर हैं वो आ गए और मुझे पहचानते थे, तो उन्होंने अकाउंटेंट से कहा कि सर को एक सक्सेसिव डिस्काउंट दे दो 10% का। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब ये है कि जो पहला डिस्काउंट के बाद रिड्यूस प्राइस थी, इस पे 10% का और डिस्काउंट, यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट मीन द डिस्काउंट्स व्हिच आर गिवन ऑन द रिड्यूस प्राइस ऑफ द प्रीवियस डिस्काउंट्स, यानी पहले डिस्काउंट करने के बाद जो रिड्यूस प्राइस हुई है उस रिड्यूस प्राइस पे अगर फर्दर कोई डिस्काउंट किया जाता है तो सच डिस्काउंट्स आर कॉल्ड सक्सेसिव डिस्काउंट। ओके, तो अगर 10% का मुझे एक सक्सेसिव डिस्काउंट मिलता है तो 10% का डिस्काउंट मुझे 100 पे नहीं मिलेगा, किस पे मिलेगा? 90 पे। तो इसका 10% फिर से लेस करेंगे अगर आप, तो फाइनली 9 रुपीज माइनस होगा और सामान मुझे कितने का मिलेगा? 81 का। तो सेम यहाँ पे वही क्वेश्चन है कि 10% 20% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट होते हैं। तो सपोज कर लीजिए कि अगर 100 रुपीज का सामान है तो उससे पहले 10% का डिस्काउंट हुआ था, 10% के डिस्काउंट के बाद सामान कितने का मिलेगा? 90 रुपीज का, ठीक है। और उसके बाद 20% का डिस्काउंट इस पे और हो गया, किस पे? सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी कि 100 पे नहीं 90 पे, इसमें से 20% और माइनस हो गया, तो 20% ऑफ 90 इज 18, और जब इसमें से 18 रुपीज और माइनस कर देंगे तो फाइनली सामान कितने का मिलेगा आपको? 72 रुपीज का। 18 रुपीज माइनस 20% ऑफ 90 इज 18, और 18 का डिस्काउंट करने पे सामान 72 का मिलेगा। तो आपको ये नहीं बताना है कि सामान कितने का मिलेगा, आपको ये बताना है कि 10% एंड 20% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट करने के बाद जो सामान मिला, हम कुछ ऐसा करें कि दो डिस्काउंट ना करना पड़े, एक ही डिस्काउंट करना पड़े और सामान इतने का ही मिले, ठीक है ना? दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होता है? इक्विवेलेंट डिस्काउंट इज द डिस्काउंट व्हिच इज इक्वल टू 2 or more successive discounts. Okay, so equivalent discount is a single discount which is equal to 2 or more successive discounts. तो अब सोचना है कि 100 रुपीज का सामान था, 10% 20% के दो डिस्काउंट के बाद 72 का मिला, ठीक है ना? तो सिंगल डिस्काउंट मतलब इनके दोनों के इक्वल कोई ऐसा डिस्काउंट नहीं हो सकता है क्या जो एक बार डिस्काउंट करें सामान 72 का मिले? तो बस सीधा डायरेक्ट देखिए कि 100 का सामान 72 में मिल रहा है, 100 में से कितना माइनस हो गया? 100 में से कितना माइनस हो गया? 28% माइनस हो गया, ठीक है ना? इसमें तो 100 में से 100 रुपीज का सामान हमें 72 का मिल रहा है दो डिस्काउंट के बाद, तो फाइनली 100 में से कितना माइनस हो गया? 78 का मिल रहा है, यानी 28 रुपीज का डिस्काउंट हुआ है। तो अभी 28 रुपीज का जो डिस्काउंट हुआ है इसको परसेंट में चेंज कर दिए, तो 28 100 के रेस्पेक्ट में कितना परसेंट है? 28 is 28% of the 100. So finally the equivalent discount which is equal to two successive discounts 10% and 20% is equal to 28%. So finally that equivalent discount is 28%. कैसे करेंगे? दो डिस्काउंट के बाद सामान आपको 72 मिल रहा है, तो 100 से डायरेक्ट माइनस कर दिएगा 28, तब फिर 72 का मिल जाएगा, यानी 100 minus 72 is the equivalent discount, that is 28%. Okay, so D is the right option. Next question is,
ये क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में सॉल्व किया है, वैसे आप देख लीजिए। दिस इज एक्स रेज अनकाउंटेबल टाइम, तो एंड इट इज इक्वल टू 2, तो क्या करेंगे हम इसकी प्लेस पे 2 रख देंगे। फाइनली दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 एंड एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, सो सी इज द राइट आंसर। मैंने डिटेल में पार्ट थर्ड में डिस्कस किया है, एक बार बैक करके देख लीजिएगा थर्ड पार्ट में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये वैल्यूज आपको गिवन है ए बी सी और अदर देन 0, मतलब इसमें ए बी सी तीनों में से कोई भी 0 नहीं है, तो आपको फाइनली एक्स की वैल्यू निकालनी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये क्या गिवन है, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए। साथियों सबसे पहले तो हमें एक्स इवेलुएट करना है, तो पहले एक्स को अलग अलग करना पड़ेगा, यानी इसको सबसे पहले रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो रेसिप्रोकल करने में कितना होगा, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, जब उसको सेपरेट करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई एंड राइट हैंड साइड इज 1 अपॉन ए। ओके, ऐसे ही इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन बी, और जब इसको रेसिप्रोकल करके सेपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन सी, है ना। एक बार मैं शो कर देता हूं इसको, देखिए ये x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 1 अपॉन ए, फिर इसको अलग करेंगे x अपॉन एक्स वाई प्लस y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन ए, x x कैंसिल, y y कैंसिल, दिस इज 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन a, यानी 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y इक्वल टू 1 अपॉन a। ये पहला इक्वेशन ये बना था। तो इसी पैटर्न में बाकी सबको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 3 इक्वेशंस आ जाएंगी। ये इरेज कर देते हैं ताकि स्पेस हो जाएगा बाकी पार्ट सॉल्व करने के लिए। ओके, आपको अब साथियों इन तीनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर दूं, तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज 2 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन वाई इज 2 अपॉन वाई, ऐसे ही 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन जेड इज 2 अपॉन जेड एंड राइट हैंड साइड इज 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, दिस इज 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। ये आपका इक्वेशन नंबर 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। आपको x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए यानी यहां से y एंड z को एलिमिनेट करना है, तो y एंड z ये इक्वेशन नंबर 3 में है, ये 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z इक्वल टू 1 अपॉन c, लेकिन यहाँ पे 2 अपॉन y 2 अपॉन z है। हमें क्या करना है, इस इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 में से माइनस कर दीजिए, तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 अपॉन y प्लस 2 अपॉन z, 2 अपॉन y प्लस 2 अपॉन z इज इक्वल टू 2 अपॉन c, और इसको आप माइनस कर दें ऑटोमेटिक आपको x मिल जाएगा, ये कैंसिल हो गए, सो दिस इज 2 अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b, 1 अपॉन c माइनस 2 अपॉन c इज माइनस 1 अपॉन c, ठीक है ना। यहां पे इसको एलसीएम ले लीजिए आप, एलसीएम क्या हो जाएगा, एबीसी, एबीसी, ए से डिवाइड करेंगे दिस इज बीसी, बी से डिवाइड करेंगे एसी एंड सी से डिवाइड करेंगे दिस इज AB एंड दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन x, और फाइनली यहां से आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना होगा 2ABC डिवाइडेड बाय BC प्लस AC माइनस AB, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, और ये देख लीजिए 2ABC अपॉन AB, ये तो नहीं है, 2ABC अपॉन AB प्लस BC प्लस AC, इसमें कुछ एरर हो रहा है क्या, AB प्लस BC माइनस AB, हाँ ये दिस इज राइट आंसर, इसमें कुछ ये C इज द राइट आंसर, लेकिन इसमें थोड़ा सा एरर है, देखिए ये AC माइनस AB, AC माइनस ये, तो इसमें लिखने में गड़बड़ हो गया है, दिस इज ये BC होगा, ये BC तो फिर लिखा हुआ है सही है, ये जो आपका AB है ये आपका AC होगा, ठीक है ना, करेक्शन कर लेंगे, सी ऑप्शन इज 2ABC अपॉन AC प्लस BC माइनस AB, ठीक है ना, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है, तो सी इज द राइट आंसर। क्या है राइट आंसर, 2ABC अपॉन AC प्लस BC माइनस AB, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिंप्लीफाई करना है इसको, बहुत आसानी से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहले कॉमन ले लीजिए, मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूं, इसमें से आप क्या कॉमन लेते हैं, इसको पहले ब्रेक कर देते हैं बच्चों, दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दिस इज a प्लस b, a माइनस b अपॉन AB, इसको सॉल्व कीजिए, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं आप, b कॉमन ले सकते हैं, सो दिस इज a माइनस b अपॉन, और डिनोमिनेटर से a कॉमन ले सकते हैं, दिस इज b माइनस a, ठीक है ना। और देखिए हम इसमें कुछ सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर से
आप a माइनस बी कॉमन ले लीजिए। सो आफ्टर टेकिंग a माइनस बी न्यूमरेटर से कॉमन, डिनोमिनेटर से आप a कॉमन ले सकते हैं। a कॉमन ले लीजिए, क्या रहा यहां से, दिस इज a प्लस बी अपॉन a एंड दिस इज b अपॉन b माइनस a। इसको सॉल्व कर देते हैं, दिस इज a माइनस बी अपॉन a, एलसीएम इज a b माइनस a कैंसिल, b माइनस a b प्लस a, दिस इज b स्क्वायर माइनस a। देखिए मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों, a प्लस b मतलब b प्लस a b माइनस a b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और माइनस b माइनस a कैंसिल, a एंड b, दिस इज ab। ओके, ये कॉमन ले लिया बच्चों। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ एरर हो गई है, एक मिनट चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा कुछ कॉमन लेने में गड़बड़ी हो गई है। देखिए ये गड़बड़ी शायद ये हो गई है, हमने क्या कॉमन लिया, a माइनस बी अपॉन a, तो a माइनस बी अपॉन a कॉमन लेने पे दिस इज a प्लस बी अपॉन b, a प्लस बी अपॉन b, ये गड़बड़ हो गया था। यहां से a माइनस बी कॉमन, दिस इज b अपॉन b माइनस a। ओके, बाकी ठीक है, दिस इज a माइनस बी अपॉन a, एलसीएम इज b माइनस a, b कैंसिल, b प्लस a b माइनस a, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एंड b माइनस a कैंसिल, b इंटू b, दिस इज b स्क्वायर कैंसिल। और देखिए a माइनस बी से b माइनस a को कैंसिल कर सकते हैं माइनस वन टाइम, ये माइनस कॉमन लेने पे a माइनस बी हो जाएगा, ठीक है ना। सो फाइनली वी आर लेफ्ट विद, इधर देख लीजिए एक बार, ये माइनस का a स्क्वायर एंड दिस इज a मल्टीप्लाइड b इंटू माइनस वन, यानी कि ये माइनस ए बी, माइनस कैंसिल, a स्क्वायर a कैंसिल, फाइनली योर आंसर इज a बाय b। सो a बाय b, इट मींस a इज द राइट आंसर। ओके, ये सिंप्लीफिकेशन का था, वो थोड़ा सा जल्दबाजी में गलत लिख गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अलोंग द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, अ बॉय टुक अ शॉर्टकट अलोंग द डायगोनल ऑफ द फील्ड एंड सेव्ड अ डिस्टेंस इक्वल टू हाफ ऑफ द लॉन्गर साइड। डायग्राम से इसको डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। जैसे एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसकी लॉन्गर साइड सपोज कर लिए x, शॉर्टर साइड y है, तो अगर ये रेक्टेंगुलर फील्ड a b c d सपोज किया जाए, अगर बच्चों को A से C तक पहुंचना है तो उसके पास दो ऑप्शन है, वो A to B, B to C पहुंचे, और अगर A to B, B to C पहुंचेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, x प्लस y। तो दूसरा क्या है, बच्चे ने शॉर्टकट लिया, यानी बच्चा डायगोनली मूव किया और A से C तक पहुंच गया। तो आपको पता है कि रेक्टेंगल के सभी एंगल्स 90 होते हैं, तो ये ट्रायंगल कौन सा हो गया आपका, राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल में अगर लेंथ एंड ब्रेड्थ x एंड y है तो डायगोनली मूव करेगा तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इक्वल टू डायगोनल, और डायगोनल क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो बच्चे के पास दो ऑप्शन है, अगर a b के थ्रू a b b c ऐसे मूव करता है तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा x प्लस y, और अगर a to c डायरेक्ट डायगोनली मूव कर रहा है तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ he moved along the diagonally of the field, he saved the distance equal to half of the longer side। यानी अगर डायगोनली मूव कर रहा है तो वो लॉन्गर साइड का हाफ डिस्टेंस कम ट्रेवल कर रहा है, यानी ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस से कम है। कितना कम है, लॉन्गर डिस्टेंस, लॉन्गर साइड का हाफ। लॉन्गर साइड क्या है आपकी x, यानी कि ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस से कम है। कितना कम है, x बाय 2 कम है, यानी अगर इसमें हम x बाय 2 ऐड कर दें तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। डायगोनली मूव करें प्लस x बाय 2 ऐड करें, दोनों डिस्टेंसेस क्या हो जाएंगे, इक्वल। बस इसको सॉल्व कर देंगे और आपको रेशियो मिल जाएगा इसका शॉर्टर टू लॉन्गर, यानी y रेशियो x मिल जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने से पहले इसको हम ट्रांसपोज कर देते हैं राइट में। सो लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड राइट हैंड साइड इज x माइनस x बाय 2 इज x बाय 2 प्लस y। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स we get x square plus y square is equal to, राइट में स्क्वायर करेंगे a plus b whole square, this is x square by 4 plus y square plus xy। सॉल्व कर देते हैं, so y square cancel by y square and x square minus x square by 4 is 3x square by 4 and right hand side is xy। तो आप यहां से x की एक पावर और कैंसिल कर सकते हैं, और आपको रेशियो किसका चाहिए, शॉर्टर साइड टू द लॉन्गर साइड, यानी आपको शॉर्टर साइड क्या है, y, यानी आपको चाहिए y अपॉन x, यानी y अपॉन x कितना हो जाएगा, 3/4। तो शॉर्टर टू लॉन्गर रेशियो y रेशियो x कितना हो जाएगा, 3/4, या फ्रैक्शन में इसको हम क्या कह सकते हैं, 3/4। सो D इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the speeds of 3 cars are in the ratio 2 3 4। 3 cars थी, सपोज कर ली A B C, इसकी स्पीड 2x, इसकी 3x और इसकी 4x।
है ना, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, उससे कोई मतलब नहीं, जो भी सबकी यूनिट सेम थी। द रेशियो बिटवीन टाइम टेकन बाय दीज कार्स टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस अगर ट्रेवल करती हैं तो अलग अलग स्पीड से, तो टाइम भी अलग अलग लेंगी, तो आपको टाइम का रेशियो बताना है। वैसे मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, लेकिन शॉर्टकट समझिए, स्पीड्स का जो भी रेशियो होता है, टाइम का जो रेशियो होता है, इनका इनवर्स रेशियो होता है। यानी अगर ये स्पीड्स का रेशियो है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 1/2। इसको x को हटा देता हूं, हम डायरेक्ट रेशियो की बात कर लेते हैं। तो ये x हटा दीजिए हर जगह से। हाँ, तो स्पीड्स का रेशियो क्या है, 2:3:4। जो टाइम का रेशियो क्या होगा, उसका इनवर्स रेशियो होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि स्पीड एंड टाइम दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। सपोज कीजिए अगर आपको 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, अगर आप 50 की स्पीड से ट्रेवल करेंगे तो 2 आवर्स, और 100 की स्पीड से ट्रेवल करेंगे तो 1 आवर। यानी स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, और स्पीड कम हो जाएगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये दूसरे में इनवर्स रेशियो होता है, रेसिप्रोकल का रिलेशन होता है। तो जो स्पीड्स का रेशियो होगा, टाइम का रेशियो उसका जस्ट रेसिप्रोकल होगा। स्पीड्स का रेशियो 2:3:4 है, तो टाइम का रेशियो 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। अब इन रेशियोज को सिंप्लीफाई कर दीजिए। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, आपको पता है कि इफ ईच टर्म ऑफ द रेशियो इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नंबर, रेशियो रिमेंस अनचेंज। तो इनको सिंप्लीफाई करने के लिए डिनोमिनेटर के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो एलसीएम ऑफ 2, 3, 4 इज 12, तो दोनों तीनों को 12 से मल्टीप्लाई कर दें। फाइनली वी गेट द सिंप्लीफाइड रेशियो ऑफ द टाइम। तो दिस इज 6:4:3। So 6:4:3. So D is the right option. Okay, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा कि टाइम का रेशियो निकालना है, स्पीड का रेशियो दिया है तो स्पीड के रेशियो का रेसिप्रोकल करके सिंप्लीफाई कर दीजिए। ओके, और अगर टाइम का रेशियो दिया है, स्पीड का रेशियो दिया है, तब भी यही काम करेंगे, रेसिप्रोकल करके सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x is 90% of y। पहले इसको सॉल्व करते हैं। x is 90% of y, यानी x equal to 90y/100। ओके, सो व्हाट परसेंट ऑफ x इज y? आपको बताना है x y का 90% है, तो y x का कितना परसेंट है, मतलब हमें ये बताना है कि y इज व्हाट परसेंट ऑफ x। ओके, सो लेट y इज, मतलब सिंपली आपको ये बताना है कि y इज व्हाट परसेंट ऑफ x। तो हमें सिंपली क्या करना चाहिए, इसको सॉल्व करेंगे। y इज व्हाट परसेंट ऑफ x, यानी y/x मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको सिंपली सॉल्व कर दीजिए। y/x मल्टीप्लाई 100। अब इसमें x की वैल्यू रख दीजिए, दिस इज y, और x की प्लेस पे आप क्या रख सकते हैं, 90/100, 90y/100 मल्टीप्लाइड 100%। सॉल्व कर देते हैं, y कैंसिल, दिस इज कैंसिल, और फाइनली 100 नहीं जाए 1000/9%। ओके, और इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक 111.11 समथिंग आएगा। डिवाइड कर लीजिए, 9 1 जा 9 1 जा 9 1 जा, दिस इज D इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉपकीपर गिव्स 3 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट्स। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको सक्सेसिव डिस्काउंट बताया था, सक्सेसिव डिस्काउंट एंड ये कंसेक्यूटिव डिस्काउंट लगभग एक ही है, मतलब दोनों सेम है। सक्सेसिव डिस्काउंट को कंसेक्यूटिव डिस्काउंट भी बोल सकते हैं, है ना। तो क्या है वो आपको एक्सप्लेन किया था, सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है। कम टू दिस पॉइंट, शॉपकीपर गिव्स 3 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट्स ईच ऑफ 10%, यानी कि सामान 100 रुपए का था, इस पर 10% के 3 डिस्काउंट्स दिए गए। पहला 10% का, फिर दूसरा भी 10% का, तीसरा भी 10% का, है ना। आइटम विद सेल प्राइस 100 विल कॉस्ट, यानी कि 100 रुपीज का सामान था तो 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए 10% के, तो फाइनली सामान कितने का मिलेगा। तो इसलिए कर सकते हैं, पहला डिस्काउंट 10%, तो 10% का 100 में डिस्काउंट दिया गया तो सामान कितने का हो गया, 90 रुपीज का। 90 में फिर से 10% का डिस्काउंट किया गया तो 10% ऑफ 90 इज 9, सो 90 - 9 इज 81। और तीसरा सक्सेसिव डिस्काउंट 10% का 81 पे, तो 10% ऑफ 81 इज 8.1, एंड फाइनली the price of the item after the third discount is 81 minus 8.1, और इसको आप माइनस कर दिए। फाइनली दिस इज 72.9 रुपीज, यानी 72 रुपीज 9 पैसे। यानी जिस सामान की कॉस्ट 100 रुपीज है, उस पर अगर 10% के 3 सक्सेसिव डिस्काउंट किया जाए तो फाइनली वो कितने का मिलेगा आपको, 72 रुपीज 90 पैसे। ओके, तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था साथियों। तो आई होप आपको मजा आया होगा, एंजॉय किए होंगे। तो इसमें क्वेश्चंस जो है कुछ अलग कॉन्सेप्ट के थे, उनको अच्छे से समझ लीजिएगा, डिस्कस करिएगा। बाकी आपके सामने ये अपनी कोचिंग से रिलेटेड एक स्क्रीन है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें ये कांटेक्ट है, ये पे कांटेक्ट करके आप डिटेल ले सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन में क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो ऑफलाइन में भी सेम हम लोग क्लासेस डिलीवर करते हैं, तो आप कांटेक्ट करके अपने को एनरोल कर सकते हैं और इसके बेनिफिट्स उठा सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।